सभी स्टूडेंट्स का विनय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आज अपन संविधान का टॉपिक प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रस्तावना। देखो, इस प्रस्तावना के बारे में अपन उल्लेख, इसके बारे में पहले इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यानी प्रस्तावना के बारे में आज अपन, इसके प्रस्तावना टॉपिक के बारे में जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपन इसका थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके में प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष, जो कि इस समिति के, यानी इस समय जो संविधान सभा में उपस्थित मेंबर थे उनमें सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। जबकि इसकी दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन यानी संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपन ने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव अपना आगे चलकर किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन आए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। फिर संविधान सभा की जो अपनी तीसरी बैठक थी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और जो कि कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। यही आगे चलकर अपना किसका रूप में परिवर्तित हो जाएगा? प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि अपन बात करते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव की, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को ये क्या हो गया था? पारित हो गया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट, अब अपन कॉमन बातें करेंगे। जो प्रस्तावना है इसी को अपन उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, संविधान का नील पत्र के नाम से भी जानते हैं इसी को, संविधान का नील पत्र। इसे ही अपन संविधान का दर्पण भी कहते हैं, संविधान का दर्पण। और इसी को अपन संविधान का सार भी कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। यानी जो प्रस्तावना है इसी को अपन संविधान की क्या कहते हैं? उद्देशिका। इसी को संविधान का नील पत्र भी कह सकते हो, संविधान का दर्पण, संविधान का सार और संविधान का प्रवेश द्वार के नाम से भी इसे जानते हैं। ये सब बातें किसके बारे में है? प्रस्तावना के बारे में, जो कि बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट, इसमें अपन देखते हैं, यानी जो प्रस्तावना है इससे संबंधित कुछ विवाद भी हुए हैं अपने। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, चाहे से आपकी एग्ज़ाम पटवार की हो, चाहे से सेकंड ग्रेड की हो, चाहे से रिट की हो या फर्स्ट ग्रेड की हो। एक एक यदि आप टॉपिक को क्रम वाइज यदि देखते हो तो आपका कंप्लीट इसमें प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी कंप्लीट क्वेश्चन आप हल कर पाओगे इसके बाद में। यानी विवादों के बारे में अपन बात करते हैं तो प्रथम जो विवाद है वो है बेरूबाड़ी विवाद। यदि अपन बेरूबाड़ी विवाद की बात करते हैं तो यह है 1960 का। कौन सा विवाद है? बेरूबाड़ी विवाद। और बेरूबाड़ी जो विवाद है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। कौन से विवाद में? तो आपका आंसर आएगा बेरूबाड़ी विवाद 1960। इसमें साफ यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इस विवाद में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो कब की बात है ये? 1960 की। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक विवाद आया गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। और ये विवाद जो है ये है 1967 का। कब का है? 1967 का। पहली बात, एक विवाद पढ़ा अपन ने बेरूबाड़ी विवाद, कब का है? 1960 का, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। जबकि दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपना क्वेश्चन बनता है वो बनता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। ये विवाद कब का है? 1967 का। और इसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये इस समय इन्होंने संविधान की आत्मा, यानी इसमें संविधान की आत्मा माना गया था। किसको? प्रस्तावना को। यानी प्रस्तावना को आपको क्वेश्चन आएगा कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना, कौन से विवाद में माना? तो आपका आंसर आएगा सेकंड जो अपना है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967। और यहाँ पर थे कौन? यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। इन्होंने क्या काम किया कि इसमें जो अपनी प्रस्तावना थी उद्देशिका है उसको संविधान की क्या मान लिया? आत्मा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है और अपन गलत करते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें इतना ही पूछेगा कि किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना। संविधान की आत्मा कौन मान रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो आपका आंसर यानी क्या आएगा? गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967। इसके अंतर्गत यानी संविधान की आत्मा माना किसने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने। तो आपका आंसर हो गया सेकंड एक। नेक्स्ट, इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना प्रस्तावना के चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है वो ये है कि केशवानंद भारती विवाद यानी वर्सेस था इसमें केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। और यह है 1973 का। यानी केशवानंद भारती विवाद जो है ये कौन से का? केशवानंद भारती वर्सेज यानी केरल राज्य विवाद है, ये 1973 का है। और इसमें ये अब तक का अपन बात करेंगे तो न्यायिक क्षेत्र का सबसे बड़ा विवाद मानते हैं इसमें, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी फैसले में। कितने न्यायाधीशों की पीठ? 13 न्यायाधीशों की पीठ इसमें बैठी थी। यानी केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य जो विवाद था इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जो कि एक सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र का विवाद अपने मानते हैं इसको। और इसमें क्या काम किया गया जो अपने हैं वो है इम्पोर्टेंट ये कि केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तावना को, किसको? प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। एक तो संविधान का क्या मान लिया गया? भाग। पहला क्वेश्चन तो यही है, आपको क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग किस विवाद में माना गया या कब माना गया? तो आपका आंसर आएगा केशवानंद भारती विवाद यानी केरल राज्य विवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का क्या मान लिया गया था? भाग मान लिया गया था। कब? 1973 में। नेक्स्ट बात, इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो अपना क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसके अंतर्गत यानी संसद, इसमें कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यानी इसमें एक बात जो सामने एक और अपने आई क्वेश्चन के रूप में वो ये आई इम्पोर्टेंट है कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ये बात कौन से विवाद में कही गई? तो केशवानंद भारती विवाद में कही गई थी। और साथ ही एक बात और कही गई इसमें, लेकिन मूल ढांचे में, किसमें? मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो आपके सामने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये बनकर आता है इस विवाद से कि क्या संसद
प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है, तो मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन संसद प्रस्तावना में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन जो उसका बेसिक मूल ढांचा है उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ये बात कौन से में आई, केशवानंद भारती विवाद 1973 में आई। अब जो मेन जो क्वेश्चन है आपका एक बनता है ये क्वेश्चन कई बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है कि मूल ढांचे की अवधारणा का जन्म किस विवाद में हुआ, या किस विवाद में मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो सामने आई अपनी। तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है आपको पूछेगा कि भाई मूल ढांचे की अवधारणा किस विवाद में यानी प्रस्तुत की गई या अपने सामने आई, तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो केशवानंद भारती विवाद 1973, केशवानंद भारती विवाद 1973 में ये जो मूल ढांचे की जो है अवधारणा वो अपने सामने आई। कौन सी, मूल ढांचे की अवधारणा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि मूल ढांचा, जो ये मूल ढांचा शब्द है ये है क्या। कि पहली बात तो ये कि आपको ये समझना होगा कि मूल ढांचा जो शब्द है इसका यानी संविधान में आप ये चाहो कि जैसे मूल अधिकार का उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, उस प्रकार से मूल ढांचे का कोई उल्लेख नहीं है, मूल ढांचे का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात मूल जो ढांचा है इसमें यह बात है कि जो अपनी यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो अपने निर्णय में बताएगा कि ये शब्द मूल ढांचे से संबंधित है या नहीं है। किससे संबंधित है, मूल ढांचे से संबंधित है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और ये करता रहेगा, एक अनवरत प्रक्रिया है। यानी आप कह सकते हो कि मूल ढांचा एक कैसी प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। कौन सी अवधारणा, मूल ढांचे की अवधारणा एक कैसी प्रक्रिया मान सकते हैं अपन, गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो अपने सामने अभी 3 विवाद अपन ने पढ़े। एक 1960 का बेरूबाड़ी विवाद पढ़ा, दूसरा अपन ने पढ़ा गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य विवाद, और तीसरा पढ़ा अपन ने केशवानंद भारती विवाद यानी केरल वर्सेज में इसमें था केरल राज्य 1973, जो कि अब तक का न्यायिक क्षेत्र का सबसे बड़ा विवाद मानते हैं, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। नेक्स्ट बात, इसमें प्रस्तावना को संविधान का क्या मान लिया गया, भाग माना गया। संविधान का क्या माना गया, भाग माना गया। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि संसद प्रस्तावना में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, यदि बात करेंगे कि भाई मूल ढांचा है क्या, तो मूल ढांचे का कोई अलग से तो संविधान में पढ़े उल्लेख है नहीं कि भाई मूल ढांचे का ये चैप्टर है। जो मूल ढांचा है इसके बारे में आपको इतना जानना है कि जो मूल ढांचा है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसका बताते रहेगा कि ये शब्द मूल ढांचे से संबंधित है। और नेक्स्ट बात है कि मूल ढांचा एक कैसी प्रक्रिया मान सकते हैं, अर्थात इसको गत्यात्मक प्रक्रिया मान सकते हैं। किसको, मूल ढांचे को क्या मान सकते हैं, गत्यात्मक प्रक्रिया मान सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो अपना है एक विवाद और है 4 नंबर का, यहाँ से भी अपना क्वेश्चन ठीक बनता है। SR बम्बैया वर्सेज संघ, SR बम्बैया वर्सेज संघ। अब इसमें और 1973 वाला अपना केशवानंद भारती जो विवाद था उसमें दोनों में क्वेश्चनों में कई बार सिमिलरिटी आती है और क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना हो जाती है वहाँ पे। तो इसमें अपन अच्छी तरीके से देखते हैं। 4 नंबर का अपना विवाद है SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद, SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994 पहला क्वेश्चन, और जो कि काफी बार एग्जाम में आया है और गलत भी करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी बार यानी गलत करने की पूरी संभावना रहती है। इसमें क्या कहा गया कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। क्या माना गया, अभिन्न अंग माना गया। जबकि अपने 1973 का जो केशवानंद भारती विवाद था उसमें इस प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया, भाग माना गया। लेकिन इसमें प्रस्तावना को संविधान का कैसा अंग माना गया है, अभिन्न अंग। कैसा अंग माना गया है, अभिन्न अंग माना गया है। किसमें, SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994। यानी 1973 वाले में तो केवल अपनी संविधान का भाग माना था, लेकिन यहाँ पर कैसा अंग मान रहे हैं अपन, यहाँ पर अभिन्न अंग माना गया। इसी विवाद में दूसरा जो क्वेश्चन अपने सामने आता है वो क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पर कि इसी SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद में मूल ढांचा, जो अपना एक शब्दारा था मूल ढांचा,
इस यह मूल ढांचा किसको बता दिया गया है यहाँ पर कि प्रस्तावना के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के उद्देश्यों को क्या माना गया, मूल ढांचा माना गया। तो आपको ये पूछ ले कि भाई मूल ढांचा आप किसको मान सकते हो, भाई अभी वर्तमान में किसको मान सकते हैं, तो मूल ढांचा प्रस्तावना के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं और जो उद्देश्य है उन्हीं को क्या माना गया है, मूल ढांचा माना गया है। तो ये अपने 4 विवाद थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना में इन चारों विवादों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यदि अपन बात करेंगे विवाद में, तो प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग माना गया है इसमें में। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन माना गया वो ये बनता है कि मूल ढांचा कि जो मूल ढांचा किसको मानेंगे, तो जो प्रस्तावना में जो अपने उद्देश्य हैं उन्हीं को क्या मान सकते हैं, मूल ढांचा मान सकते हैं किसको। और इसी में एक बात और कही गई कि जो संघात्मक शासन है, जो संघात्मक क्या है, शासन, इसी को भी आप क्या मान सकते हैं, मूल ढांचा मान सकते हैं। यानी तीसरा क्वेश्चन और बन जाएगा आपका इसी में कि SR बम्बैया वर्सेज संघ 1994 का ये जो विवाद था। नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया, अभिन्न अंग, जबकि संविधान का यानी संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग कौन से में माना गया, तो 1973 में। जबकि अभिन्न अंग का आंसर क्या आएगा, 1994 का SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद। नेक्स्ट, मूल ढांचा भी इसमें बताया गया कि भाई मूल ढांचा अपन किसको मान सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना में उद्देश्य हैं उन्हीं को क्या माना गया है, मूल ढांचा माना गया है। नेक्स्ट, ये जो अपन बात करेंगे इसी में एक बात और कही गई कि संघात्मक शासन को भी अपन संविधान के किस में ले सकते हैं, मूल ढांचे में शामिल कर सकते हैं। किसको, संघात्मक शासन को। ये बात भी कौन सी विवाद में आके जाके स्पष्ट होती है, SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994 में। तो ये अपने 4 विवाद थे। बेरूबाड़ी विवाद 1960, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती विवाद 1973 और एक आखिरी का अपना SR बम्बैया वर्सेज संघ विवाद 1994 में। ये 4 अपने इंपॉर्टेंट विवाद हैं जो कि आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये चारों विवाद देखते हैं। नेक्स्ट अपन यदि प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना के बारे में जो मेरा मेन टारगेट है, आपको प्रस्तावना का चैप्टर का कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको जो क्वेश्चन बनते हैं या जो एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, उन दोनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कि देखते हैं पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को, काफी बार ये क्वेश्चन आया है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो देखो इसके 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा कि प्रथम बार किसने कहा है, कि प्रथम बार, तो आपका आंसर आएगा ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है, आत्मा। किसने, ठाकुरदास भार्गव। और दूसरा जो कहने वाला है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने भी प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है, आत्मा। तो इसके 2 आंसर हैं। पहला यानी प्रथम दृष्टया किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और दूसरा किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। जबकि KM मुंशी ने इसने यानी राजनीतिक कुंजी कहा है। क्या कहा है, राजनीतिक कुंजी। किसने कहा है, KM मुंशी ने राजनीतिक कुंजी किसको बताया है, प्रस्तावना को। किसको बताया है, प्रस्तावना को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। जबकि KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक क्या बताया है, कुंजी। अब देखो इसमें अपने 2 क्वेश्चन और हैं जो आप यानी एग्जाम में देख सकते हो, कई बार आते हैं कि आपको पूछे कि संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है, संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है। तो आंसर क्या आएगा उसका, प्रस्तावना। कि संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है, तो आंसर में क्या आएगा, प्रस्तावना ही आएगा उसका आंसर। दूसरी बात अब आता है आपका, एक आपको पता है कि आर्टिकल 32 में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि संविधान की आत्मा, यानी संविधान की आत्मा कहा। किस आर्टिकल्स के बारे में है ये बात, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि कौन सा है, आर्टिकल 32।
तो ये भाग कौन से में है, ये मूल अधिकार भाग 3 में। तो किस भाग को, क्वेश्चन एग्जाम में केवल इतना सा पूछा गया था कि किस भाग को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, संविधान के किस भाग को, तो आंसर क्या आएगा, भाग 3। भाग 3 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। एक बात तो ये। दूसरा अपना यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है, राज्य की आत्मा। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट यहीं पे इंक्लूड करके देखना है, इनको जोड़ के देखना है कि भाई पर संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा, संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है। तो आंसर क्या आ गया, प्रस्तावना। डॉक्टर अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है, तो भाग 3 को, भाग 3 को कहा है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा गया है, राज्य की आत्मा। और आपको सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में। तो आपका एक क्वेश्चन बन गया कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान के किस भाग को राज्य की आत्मा कहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, भाग 4 को। किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसकी आत्मा कहा है, राज्य की आत्मा। किनको कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। और संविधान का कौन सा भाग हो गया, भाग नंबर 4। तो ये आपके कुछ परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि क्लियर है आपके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में अपन आगे बढ़े हैं कि देखते हैं कि भाई जो अपनी प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। किसमें, प्रस्तावना में। संविधान की जो अपनी प्रस्तावना है, यानी संविधान का दर्पण है, प्रतिबिंब है, या संविधान का प्रवेश द्वार है, इस प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो संशोधन इसमें केवल कितनी बार हुआ है, एक बार। कितनी बार हुआ है, एक बार इसमें संशोधन हुआ है, जो कि कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको अपन भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। किसको, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको अपन भारत का क्या कहते हैं, लघु संविधान के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। और प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर आएगा एक बार। कितनी बार हुआ है, एक बार। कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये किया गया। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द इसमें क्या किए गए, जोड़े गए। यानी एक तो कौन सा जोड़ा गया, समाजवाद, एक कौन सा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, और एक कौन सा जोड़ा गया, अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए हैं। किसमें, प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो है समाजवाद, एक है पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द कौन सा है, अखंडता। अब देखो, जैसे एग्जाम का स्तर हाई होता है, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का चेंज हो जाता है। तो आपको ये नहीं पूछ सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद, प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है, तो भाग 4 में। कहाँ पर मिलेगा, भाग 4 में, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें मिलता है इसका उल्लेख, नीति निर्देशक तत्वों में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किस चीज का, समाजवाद का। किसका उल्लेख मिलता है, समाजवाद का। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी अपने अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी पंथ निरपेक्ष जो उल्लेख है इसका कहाँ पर है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और ये जो अखंडता शब्द है इसका उल्लेख अपन को मिल सकता है अपने संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में। यानी अनुच्छेद नंबर 1 में किसका उल्लेख मिलता है, अखंडता का उल्लेख मिलता है। तो बात करते हैं कि प्रस्तावना में भी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार इसमें संशोधन हुआ है। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। संविधान के यानी इसी संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। एक है समाजवाद, एक है पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द कौन सा है, अखंडता शब्द है। नेक्स्ट, समाजवाद की अवधारणा अपन को किसमें देखने को मिलती है, नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। इन संविधान का कौन सा है, भाग 4। पंथ निरपेक्ष अनुच्छेद 25 से 28 जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो अखंडता शब्द है इसका उल्लेख कौन से में मिलता है, अनुच्छेद नंबर 1 में इसका उल्लेख मिलता है। किसका, अखंडता शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये अपनी बेसिक बातें हैं।
नेक्स्ट देखो, यदि अपन बात करते हैं प्रस्तावना की नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रस्तावना से और किस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं एग्जाम में, कि प्रस्तावना यानी संविधान का अपना प्रथम यानी पृष्ठ की भावना से अपन इसको जान सकते हैं कि भाई प्रस्तावना जो संविधान का प्रथम पृष्ठ है ये कौन सा है, प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर आता है यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर से क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना संविधान का प्रथम भाग यानी प्रथम पृष्ठ होगा। ये जो है अवधारणा अपन ने कहाँ से ग्रहण की है, यूएसए से। कहाँ से ग्रहण की है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपन ने ग्रहण की है कि प्रस्तावना कि जो प्रथम भाग यानी प्रथम पृष्ठ होगा अपने संविधान का, ये जो है ये कहाँ से ग्रहण की है, यूएसए से। जबकि इसकी जो भाषा है वो कौन से देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यदि ये ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो आंसर क्या हो जाएगा, यूएनओ के चार्टर से क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा भारत ने क्या की है, ग्रहण की है। तो ये बात थी प्रस्तावना की भाषा की। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आपका आंसर आएगा 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता का क्या किया गया है, उल्लेख। 5 प्रकार की कौन कौन सी है, एक है आपकी विचार की, एक है अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की, उपासना की और विश्वास की। धर्म, उपासना और विश्वास। तो पहली बात कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आपका आंसर आएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अब आपको सबको पता है कि भाई जो ये अपने विचार और अभिव्यक्ति की अपन बात करते हैं, आगे घुमा कर यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विचार और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता, ये अपने को आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है। कौन सी स्वतंत्रताएं, विचार की और अभिव्यक्ति की। जबकि धर्म, उपासना और विश्वास ये अपने को आर्टिकल 25 में देखने को मिलती हैं। कौन से में देखने को मिलती है, आर्टिकल 25 में। तो पहली बात 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। एक कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की और विश्वास की। विचार और अभिव्यक्ति अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 19 में देखने को मिलते हैं। जबकि धर्म, उपासना और विश्वास कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल 25 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अपनी प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता या समता, 2 प्रकार की समानता या समता का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किस किस का, 2 प्रकार की समानता या समता। 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है, एक तो अवसर की समानता, एक तो कौन सी है, अवसर की समानता, और एक कौन सी है, प्रतिष्ठा की समानता। एक अवसर की समानता है और एक प्रतिष्ठा की समानता। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई और 2 प्रकार की क्या है, समानता। एक तो अवसर की और एक प्रतिष्ठा की। अवसर की समानता आपको सबको पता है कि अवसर की समानता अपने आर्टिकल 16 में उल्लेखित है। लेकिन संविधान में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी की वगैरह में, एसएससी, सीपीएसआई या सीजीएल में पूछा गया है कि किस प्रकार की यानी समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में आगे चलकर नहीं है, या संविधान में उल्लेख नहीं है। तो अवसर की समानता तो अपने को मिल गई कि भाई ये कौन से में, आर्टिकल 16 में है। लेकिन प्रतिष्ठा की समानता का कोई उल्लेख नहीं है। कौन सी समानता का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख नहीं है। केवल प्रतिष्ठा की समानता अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, प्रस्तावना में। कहाँ देखने को मिलेगी, प्रस्तावना में। आगे इसका संविधान में कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। किसका, प्रतिष्ठा का। प्रतिष्ठा की समानता का आगे कोई उल्लेख नहीं है। किसका, प्रतिष्ठा का। नेक्स्ट, और 3 प्रकार की है न्याय। कितने प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की क्या है, न्याय। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख हो गया, 3 प्रकार की। तो भारतीय जो अपनी भारत की जो अपनी प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। एक है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और कितने प्रकार की समानता, 2 प्रकार की। कौन कौन सी है, अवसर की और प्रतिष्ठा की।
आगे संविधान में किसका उल्लेख नहीं मिलता अपने को, तो प्रतिष्ठा की समानता का आगे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता। कौन कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। और विचार अभिव्यक्ति का उल्लेख आर्टिकल 19 में मिलता है, धर्म, उपासना और विश्वास का आर्टिकल 25 में अपने को उल्लेख मिलता है। ये सब बातें किसके बारे में है, प्रस्तावना के बारे में। और इसके कोई जो क्वेश्चन बचते हैं या आने वाले हैं एग्जाम में, उनकी भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। देखो इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन अब कि भारतीय प्रस्तावना में यानी भारत शब्द का, अपनी जो प्रस्तावना है ना उसके अंतर्गत भारत शब्द कितनी बार है, तो भारत शब्द कितनी बार है भाई, 2 बार। भारत की जो अपनी प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, टोटल 2 बार इसका उल्लेख किया गया है। आपको पूछ ले कि लोग शब्द कितनी बार है, तो 1 बार है। नागरिक शब्द भी कितनी बार है, तो भी आपका आंसर आएगा 1 बार। लोग, नागरिक और व्यक्ति शब्द भी कितनी बार है, 1 बार। तो भारतीय प्रस्तावना में यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितनी बार आता है, 2 बार आता है। लोग शब्द 1 बार आता है, नागरिक शब्द 1 बार आता है और व्यक्ति शब्द भी 1 बार आता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है। और कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की समानता है। किसमें, भारतीय प्रस्तावना में। नेक्स्ट, और इसमें जो अपनी प्रस्तावना है इसको यानी देश को समर्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को यानी जो प्रस्तावना है अपनी इसको देश को समर्पित किया गया। यानी इस दिन अपना संविधान क्या हो गया था, यानी संविधान बनकर अपना क्या हो गया था, तैयार हो गया था। कब हो गया था, 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और इसी में एक आपको डेट पूछ लेता है कई बार, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी 2006। यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी 2006 को अपना जो है ये संविधान यानी क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी 2006 को देश को क्या कर दिया गया था, समर्पित कर दिया गया था, आत्मर्पित कर दिया गया था। कब किया गया, तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 26 नवंबर 1949 को देश को क्या कर दिया गया, समर्पित अपना संविधान कर दिया गया। और इसमें भारत की जो प्रस्तावना है इसमें क्या लिया गया, संकल्प यानी क्या लिया गया, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना और व्यक्ति की गरिमा को क्या करना, बनाए रखना। ये क्या लिया गया था, संकल्प। किस में लिया गया था, भारत की प्रस्तावना में क्या संकल्प लिया गया कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे और व्यक्ति की गरिमा को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। इसके अंतर्गत कही गई ये बात भी, भारत की प्रस्तावना में ये बात भी कही गई। ये बात किसकी है कि इसमें ये क्या लिया गया, संकल्प लिया गया। ये मोटे मोटे क्वेश्चन अपने किसके बारे में, सबके सब प्रस्तावना के बारे में। फिर प्रस्तावना के बारे में अपन यदि बात करते हैं तो इसके आते हैं यानी कि प्रस्तावना के बारे में नेक्स्ट जो अपन देखेंगे इसमें जो कई शब्द हैं जैसे समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है, संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न है। इन शब्दों की जो डेफिनेशन है कि इनकी भाई डेफिनेशन क्या क्या है, इन डेफिनेशन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रस्तावना के बारे में यदि अपन बात करेंगे तो इसके बारे में जो ये अन्य शब्दावली है उसकी चर्चा करेंगे। और सभी को थैंक्स, धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।